यादव आ चुकी है, राजीव कुमार, मोहम्मद इस्लाम कह रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलो फर्स्ट टाइम लाइव क्लास कर रहा हूँ, कहाँ थे इतनी देर आप राजवीर? हाँ आ जाओ भैया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है एकादशी हाल ब्लॉग्स में, है ना। चलो अमित कुमार आ गए, सुनील कुमार आ गए हैं, प्रतीक आ गए हैं, रवि कृष्ण आ चुके हैं, जतिन कुमार आ चुके हैं, राहुल पंकज पंखा, रवि कृष्ण, जतिन, राहुल हंसराज, आकाश यादव, जतिन, राधे राधे बेटा जतिन। अमित रजक आ चुके हैं, उसके बाद सोनू आ चुके हैं, चंदन कुमार आ चुके हैं, झांसी की धरती से कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। अरे ये कौन है देखो, मैं कितने अच्छे मूड से आई थी ना, एकदम बढ़िया। आज बच्चों को ना हंसा हंसा के पढ़ाऊंगे मैं। गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून है बेटा, जब पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना। मैं आज पहली बार मिल रही हूँ ना आज के दिन में आपसे। चलो एक आती है रिकॉर्डेड क्लास है। अरे भाई मिल रहे हैं, मुझे पढ़ा तो लेने दे। मुझे पहले पढ़ा तो लेने दे, उसके बाद तो डिसाइड कर लेना रिकॉर्ड क्लास है कि नहीं है। धरती पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बस दिमाग से ही सोच के आए हैं कि हमें पंचवर्षीय योजना करनी है। 5 साल तक हमें कोई नौकरी से मतलब ही नहीं होना है। 5 साल तक हम टीचर्स की क्लास में जाके बस एक कमेंट करेंगे रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास, है ना। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो कुछ बच्चों को डाउट है, कल की क्लास में आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि मैम कोर्ट का स्टे लग गया है आरबी ग्रुप डी के एग्जाम पे। बिल्कुल सही बात है। आरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जिसकी डेट 17 नवंबर से आपकी दी हुई है, उस पर फिलहाल स्टे लग गया है। 28 या 30 अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जाम। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर 28-30 अक्टूबर को क्लियर होता है कि ये एग्जाम 17 तारीख से शुरू होगा, तो बेटा इतना तो आरआरबी में नहीं है, इतनी अच्छी तैयारी नहीं है कि वो 17 दिन में सब कुछ तैयार कर ले। अगर देखो 50-50% चांस लगेंगे, 50% चांस है आपका एग्जाम पोस्टपोन होने का। लेकिन एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है तो तुम ये मत समझना 6 महीने पोस्टपोन हो जाएगा, 4 महीने नहीं, मैक्सिमम 1 महीना, कुछ दिनों में भी हो सकता है। 17 नवंबर से ना लेकर 27 नवंबर से भी आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। या तो एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा तो 17 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होंगे। लेकिन अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना होगा बेटा, है ना। लेकिन आप तो इसी तरीके से तैयारी करो ना कि हमारा 17 नवंबर से एग्जाम ही है। चलो आज स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन, मानव का मस्तिष्क, और ब्रेन में हमारा लास्ट हिस्सा बचा था वो कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम को बोलते हैं हम प्रोमस्तिष्क, सेरेब्रम प्रोमस्तिष्क। अच्छा एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि मैम कोई पाठशाला करके टीचर है वो आपके लिए कुछ कह रहे हैं। बेटा बैच बेचने हैं मैडम के नाम से, बेचने दो, बेचने दो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, कौन मेरे बारे में नहीं बोलता है। जब ऐसा लगता है ना कि कोई टीचर किसी टीचर से कुछ होती है, जेलसी जेलसी फैक्टर होता है बेटा कुछ टीचर्स में, है ना। उनको बैच बेचना, मेरा नाम लेके ऐसा तो व्यूज आते नहीं है, मैडम की फोटो लगा लेंगे तो व्यूज आ जाएंगे, तो ले लेने दो ना, क्या फर्क पड़ता है बेटा। मैंने ना अपने 11 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, 10.5 साल हो गए ऑनलाइन ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। 2018 से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, 2016 से भी पहले मैं आपका ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रही हूँ। मुझे कभी इन 10-11 साल में फर्क ही नहीं पड़ा कि कौन टीचर मेरा पढ़ाया पढ़ाता है, कौन टीचर मेरी स्लाइड्स यूज करता है, कौन टीचर है जो मेरे बारे में ये बोलता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपने कंटेंट और अपने मतलब इस पे बहुत भरोसा है बेटा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोलता है कौन नहीं बोलता है। जिस दिन दिमाग घूमेगा इन सबको मैं सब दिखा दूंगी ना, बस मेरा दिमाग नहीं घूमना चाहिए। जिस दिन मेरा दिमाग सनकी ना मेरे दिमाग की, उस दिन फिर मैं ऐसा दूंगी ना इन लोगों को कि ये ना जगह ढूंढते फिरेंगे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करें कि ना करें, पढ़ाने की भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे ये ढंग से, है ना। ढंग से पढ़ाने की वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे जिस दिन मेरा दिमाग सटका। तो अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अब वो टीचर सोच रहा है कि मैं मैडम के बारे में कुछ भी बोल दूंगा। पहली बात तो उस टीचर को ये बोलो कि आपसे 7 साल पहले से मैडम पढ़ा रही है, खैर छोड़ कुछ मत बोलो, आप तो बस पढ़ाई करो, अपना सिलेक्शन लो, है ना, ये सब छोड़। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है बेटा किसी चीज से ना, तो आप लोग भी मतलब थोड़ा कम रखा करो बेटा। ये टीचर यही रह जाएंगे, आप सिलेक्शन लेके यहाँ से बिल्कुल आगे चलो। इनकी जलन बरकरार रहनी चाहिए। पता है मेरे पापा हमेशा बोलते हैं एक चीज कि अगर कोई लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। जब से ये मैं यूट्यूब पे एक्टिव होने लगी हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाने लगी हूँ, 2-4 टीचरों को बहुत जलन हो रही है कि मैडम कैसे आ गई। क्योंकि बेटा पिछले 1.5 साल से ना मैं थोड़ा यूट्यूब से कट हो गई थी। पेड कोर्सेज में रेगुलर चलते थे बिकॉज़ मेरी प्रेगनेंसी थी, उसके बाद मेरा बच्चा छोटा, तो मैंने थोड़ी सी यूट्यूब से कट हो गई थी। तो इन लोगों को लगा मैडम तो गायब हो गई। अब मैडम वापस आई है, पढ़ाने लगी है, अच्छे बच्चे सपोर्ट करते हैं, पढ़ते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं, तो इन लोगों को लगता है मैडम की जैसे कैसे करके टांग खिंचाई कर ले। लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा क्या? मेरे को ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैडम की फोटो लगा के और उस वीडियो में 5 बार कोर्स के बारे में बताऊंगा, 99 रुपीस मेरा कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, ऐसे चिल्ला रहा है उसके अंदर 5 बार बोल रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसे तो व्यू आते नहीं वीडियोस पे, मैडम की फोटो लगा के व्यूज गेन कर ले, तो कर लो, बैच बेच लो, कोई बात नहीं, घर चले तुम्हारा। अगर मैडम का नाम बदनाम करके तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारे कोर्स बिकते हैं, तो बेटा बेच लो। लेकिन ये तब तक ही कर पाओगे जब तक मैडम का दिमाग नहीं सटकेगा। जिस दिन मेरा दिमाग सटक गया ना, मैं एक एक को करके ना ऐसा बना दूंगी कि यूट्यूब पे ये वीडियो छोड़ो, मैडम का पढ़ाने लायक नहीं बचेंगे ये। क्योंकि बेटा मेरा दिमाग आसानी से सटकता नहीं है, सटकता तो बहुत भयंकर सटकता है। एक बार सटक चुका है टीचर के लिए, दिखा चुकी हूं मैं सब, है ना। इसलिए तो मैं मेरी क्लास में मत बोला करो ये। एक बच्चे ने बोला ना कमेंट कर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता बेटा। उस टीचर को लग रहा है उसने 2 बार, एक बार वीडियो बनाई, फिर दूसरी बार बनाई सेम चीज की, उसको लग रहा है और उसमें कोर्स का बता रहा है अपना 99 रुपीस मेरा कोर्स ले लो, तो उसे लग रहा है कि मैडम इसको रिप्लाई करेंगी। बेटा मेरे को मेरा ये मानना है कि जितनी देर में उसका रिप्लाई करूंगी, तो 1 घंटे में अपने बच्चों को चैप्टर पढ़ा दूंगी, एक चैप्टर पढ़ा दूंगी मैं इतनी देर में। इसलिए मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है फालतू के अलग टीचरों के बारे में कुछ बोलने का। बोलने दो, आ जाओ, होनी चाहिए लोगों को जलन, होनी चाहिए। आ जाओ, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा तो तुम्हारे आसपास के रिश्तेदारों को, आसपास के पड़ोसियों को जलन होगी कि क्यों हो गया सिलेक्शन। ठीक, वो हमारे साथ भी होता है, टीचर्स कम्युनिटी में भी ऐसा होता है कि क्यों ये टीचर आगे बढ़ गया, क्यों ये टीचर इतना अच्छा कर ले रहा है, तो वो जलन बरकरार रहनी चाहिए, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। सेरेब्रम, याद है आपको मैंने कहा था सेरेब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट सब पार्ट है, 2/3 भाग होता है। क्या है? 2/3 भाग है, यानी कि ये लार्जेस्ट सब पार्ट है हमारे ब्रेन में। चलिए आपको दिखाते हैं फोटो। बेटा अपन को इस चैप्टर की क्लासेस की प्रैक्टिस भी करनी है, प्रीवियस ईयर पूछे हुए, है ना। चल देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सुंदर सुंदर फूल जैसा दिख रहा है, ये पूरा आपका सेरेब्रम है। आप देखो 2/3 हिस्सा हमारे ब्रेन का सेरेब्रम हिस्सा ही क्या करता है, आपका कवर करके रखता है। तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो मैंने इतने सारे पार्ट्स पढ़ाए हैं ना, मेडुला, पॉन्स, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, ये लिख देना, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। यह है हमारे मस्तिष्क का क्या है, लार्जेस्ट सब पार्ट है, सबसे बड़ा उपभाग है। अच्छा सुनो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, देखो अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो कल मैंने बताया था ना छोटा दिमाग किसको बोलते हैं? सेरेबेलम, सेरेबेलम। और बड़ा कौन सा है? सेरेब्रम, सेरेब्रम। सेरेब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क, सेरेबेलम को क्या बोलते हैं हम? आप बताओगे बेटा? सेरेब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, सेरेबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। आकाश बेटा बताएंगे आज ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, थोड़ा वेट करो ना। ठीक है, चलिए अगला सुनो। ये जो सेरेब्रम होता है इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस माइंड। ये बुद्धिमान दिमाग है बेटा, ये आपको बुद्धि देता है। इसी की वजह से डिसाइड होगा आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ये बुद्धि देने का काम करता है बेटा, यही है आपका दिमाग, जिसको हम बुद्धि देने वाला दिमाग कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस माइंड इसी को कहते हैं हम। और दूसरा, जब भी आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, थॉट्स लाते हैं, विचार लाते हैं, थॉट्स लाते हैं, तो ये थॉट क्रिएट करने वाला, अभी आप कुछ सोच रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, कोई ना कोई थॉट तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। जैसे थॉट यही आ रहा होगा कि मैम सेरेब्रम में ऐसा क्या होता है कि हमें इंटेलिजेंस देता है, ये सेरेब्रम कहां होता है ना। ऐसे तो जो भी थॉट्स आते हैं वो थॉट्स इसी ब्रेन के हिस्से में आते हैं। अब कैसे कैसे आते हो तो वो सुनो बेटा। क्या ये जो सेरेब्रम होता है ना, ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। कैसे? ध्यान से समझना इस चीज को। सेरेब्रम 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। एक इसका ये बड़े वाला हिस्सा है, ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, है ना।
जी मैम। तो क्या ये वाला जो हिस्सा है, ये इधर वाला, ये बड़े वाला हिस्सा, ये बड़ा है ना, इस बड़े वाले हिस्से को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं बेटा। हिंदी में सेम नाम है। देखो सेरेब्रम का जो बड़े वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं जी मैम। ये छोटे वाला हिस्सा है इधर वाला, और इस छोटे वाले हिस्से को कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। क्या कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस पार्ट कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि हिप्पोकैम्पस या जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट है वो ब्रेन के कौन से हिस्से में है, तो अपना आंसर क्या होगा बेटा? अपना आंसर क्या होगा? आप क्या करोगे? सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम का जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसका छोटे वाला हिस्सा होता है उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ठीक है जी मैम। अब ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये 4 लोब में बटा हुआ होता है। बट लोब का मतलब क्या होता है? सुनो, एक होता है पार्ट, पार्ट का मतलब होता है भाग। ये दो पार्ट है, ए बी, ए को बी से मतलब नहीं, बी को ए से मतलब नहीं, दोनों सेपरेट है। अब लोब क्या होता है? सुनो, दो अलग अलग भाग इंटरनली सेल्स की सहायता से, इंटरनली सेल्स और टिश्यूज, कोशिका और ऊतकों की सहायता से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोब कहते हैं। लोब का मतलब होता है दो अलग अलग हिस्से, ठीक है, अलग अलग हिस्से लेकिन एक साथ इंटरनली अंदर से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर ये वाला लोब खराब तो ये भी खराब हो जाएगा, क्योंकि इंटरनली तो दोनों क्या होते हैं? इंटरनली तो दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, अब क्या होता है ये बात सुनो। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये 4 लोब में बटा हुआ है ऐसा, 1 2 3 4। चलिए आपको फोटो दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इनके नाम याद करवाती हूँ। ये देखो, ये आगे वाली लोब है इसलिए इसका नाम होता है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। दूसरी है पेराइटल लोब, पेराइटल। तीसरा है टेम्पोरल लोब और चौथा है ऑसिपिटल लोब। देख पा रहे हो? हाँ जी मैम। ये 4 लोब में बंटा हुआ होता है इस तरीके से हिस्सा। तो चलिए इन लोब के नाम लिखते हैं हम एक एक करके। ये आगे वाली जो लोब होती है इसका नाम क्या होता है? अच्छा लाल कलर से ना लिखो ना, इसका नाम होता है फ्रंटल लोब। लिख दो फ्रंटल लोब। हिंदी में सेम नाम है, मैं इधर लिख देती हूँ हिंदी में, ठीक है, फ्रंटल लोब। और ये जो दूसरी होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेराइटल लोब। क्या कहा जाता है? पेराइटल लोब। सेम नाम हिंदी में है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, पेराइटल लोब। और ये जो हिस्सा है इस हिस्से को, इसका नाम इधर लिखती हूँ, छोटा है बॉक्स तो आएगा नहीं, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पोरल लोब। हिंदी में सेम नाम है, बस टेम्पोरल लोब कर देना है। और ये जो चौथा हिस्सा है इसको कहा जाता है ऑसिपिटल लोब। कौन सा? ऑसिपिटल लोब। सेम नाम हिंदी में है, आप लिख सकते हो ऑसिपिटल लोब। इसका मतलब मैम हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रम हिस्सा होता है उसमें कितनी प्रकार की लोब पाई जाती है? तो उसमें 4 प्रकार की लोब पाई जाती है। कौन कौन सी? एक बार नाम बताओ आप सब लोग। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ये 4 लोब मिलकर सेरेब्रम का सेरेब्रल कॉर्टेक्स हिस्सा बनाती हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हिप्पोकैम्पस हिस्सा कहा जाता है। अब क्योंकि ये 4 लोब अलग अलग हिस्से में हैं तो इनका काम भी अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं फ्रंटल लोब क्या काम करती है, पेराइटल क्या करती है, टेम्पोरल क्या करती है, ऑसिपिटल क्या करती है। और आज नोट्स में करेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है एक लोब में, वो भी करेंगे। आइए नंबर 1 पे लिखेंगे हम फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फ्रंटल लोब क्या काम करती है। अब एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है बेटा कि फ्रंटल लोब इनमें से कौन सा काम के लिए जिम्मेदार है, तो वहां पर आपको जो मैं बता रही हूँ वो सारे आपको याद होने चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज के बारे में सोचते हो तो वो थॉट्स इसी के अंदर आते हैं। ये वही ब्रेन की लोब है जिसके अंदर आपके अंदर थॉट्स आते हैं। ठीक है, अगला लिखो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। याददाश्त बनती है बेटा यहाँ पर, टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, जैसे आप अभी कुछ भी फॉर्मूला या कोई एक शब्द आप सुन रहे हैं पहली बार, तो इसकी जो मेमोरी है ये याददाश्त कहां बन रही है? फ्रंटल लोब में। यही लोब बताती है आपकी विल पावर कैसी है। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति कैसी है बेटा, है ना, किस काम को कितनी करने की विल पावर कैसी है। यही लॉ बताती है आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस के लिए, बुद्धिमान के लिए यही लॉ काम आती है। अगला डिसीजन मेकिंग यही करवाती है, किस समय कैसा डिसीजन लेना है आपको, निर्णय लेने की क्षमता। क्या? निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन सही समय पे सही ले लो तो वही अच्छा होता है। यही लॉ आपको बताती है आप कितने क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी कैसी है आपकी, है ना, कैसी रुचि है आपकी। कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होते हैं। यही बताती है आप कितने विजडम है, कितने बुद्धिमान है। विजडम पावर के लिए भी यही लॉ योगदान देती है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, सेरेब्रम की कौन सी लॉ में याददाश्त बनती है? अभी करंट में आप कोई नया शब्द पढ़ रहे हैं तो याददाश्त बन रही है, तो कहां बन रही है? फ्रंटल लोब में। कोई भी विचार आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है, इसी हिस्से में आता है। आपकी विल पावर कैसी है, इंटेलिजेंस कैसी है आपकी, डिसीजन लेने की कैपेसिटी कैसी है, क्रिएटिविटी कैसी है आपकी, विजडम पावर कैसी है, इन सब के लिए योगदान देती है कौन सी लोब? फ्रंटल लोब। एक और लिख दो बेटा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करवाती है ये। पर्सनैलिटी कैसी है आपकी? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बोलते हैं व्यक्तित्व विकास। देखा है ना, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, कुछ की बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे नाम अगर एग्जाम में आ जाए तो आंसर इन सबका क्या होगा? एक ही होगा, फ्रंटल लोब। तो भैया अपने फ्रंटल लोब के जो न्यूरॉन्स हैं उनको अच्छा रखो, आप उतने ही ज्यादा बुद्धिमान जीव बन जाओगे, आप उतने ही ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, उतना ही अच्छा डिसीजन ले पाओगे आप, उतनी ही अच्छी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सुनो, अगर किसी इंसान की ये फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो 2 तरीके की बीमारियां होती हैं, जरा ध्यान से सुनना कौन कौन सी। अगर ये फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो इसमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपने एक साउथ की मूवी देखी होगी, अपरिचित करके, देखिए उस मूवी में दिखाया है कि कभी कभी कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, कभी कभी वो खराब होता है। एक इंसान में 2 पर्सनैलिटी आ गई। बेटा ये फ्रंटल लोब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवा रही है, अगर ये खराब हो जाए तो आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं बचती है। आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसी आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी बेटा, है ना। तो सुनो मेरी बात, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक इंसान की पर्सनैलिटी खुद की खत्म हो गई, वो कभी अच्छा कभी बुरा कैसे ही पर्सनैलिटी वाला इंसान बन गया, उसमें एक से ज्यादा लोगों की पर्सनैलिटी आ गई है, तो इस डिसऑर्डर को बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एमपीडी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एमपीडी क्यों होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? वो इस फ्रंटल लोब के न्यूरॉन्स, इस फ्रंटल लोब में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जब वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो खुद की कोई पर्सनैलिटी बची नहीं, कभी अच्छी कभी बुरी, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वैसा हो जाएगा। दूसरा, एक और दूसरा डिसऑर्डर बता रही हूं मैं आपको, जिसको बोलते हैं सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म, सोमनाबुलिज्म को हिंदी में बोलते हैं नींद में चलने की बीमारी बेटा। क्या कहते हैं? नींद में चलने की बीमारी। ठीक है, हिंदी में आपने देखा होगा ना, कुछ लोग नींद में चल के एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, हाँ, उसको सोमनाबुलिज्म कहा जाता है।
उसको सोमनाबुलिज्म कहा जाता है। ये भी फ्रंटल लोब का डिसऑर्डर होता है, एक विकार होता है। आगे बात समझ में? तो ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सोमनाबुलिज्म दोनों फ्रंटल लोब के न्यूरॉन्स खराब होने की वजह से ही हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं ये न्यूरॉन्स, तब होता है। तो पहली लोब आपने पढ़ ली, अब लिखो दूसरी लोब। कौन सी? पेराइटल लोब। पेराइटल लोब सेम नाम हिंदी में है बेटा। पेराइटल लोब किस पे काम करती है? पेराइटल लोब मेन काम करती है बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कैसा कर पा रहे हैं? लैंग्वेज की कमांड पे काम करती है ये। पहला लिखो कम्युनिकेशन पावर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कुछ लोग ये कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है ना, है ना? कम्युनिकेशन पावर कैसा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पे जाके 1000 लोगों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेट कर देते हैं। कुछ लोग बेचारे बहुत डरे सहमे से होते हैं, है ना? तो ये कम्युनिकेट करने की पावर इसी की वजह से होती है। इसी का काम होता है स्टोरीज ऑफ लैंग्वेज। स्टोरीज ऑफ लैंग्वेज, आपने कोई नई भाषा सीखी, जैसे आपको कौन कौन सी भाषा आती है बेटा? हिंदी आती होगी, इंग्लिश आती होगी, है ना? या फिर आपने स्कूल में फ्रेंच सीखी होगी, आजकल बहुत चल रहा है। आई बात समझ में? तो ये भाषाओं का संग्रहण करती है। क्या करती है? भाषाओं का संग्रहण करती है। जैसे अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आपने बचपन से राजस्थानी बोली है ना? तो वो राजस्थानी शब्द, भाषा के शब्द, वो इसी के अंदर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं बेटा, इसी जगह। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, आप कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, पुरानी लैंग्वेज, वो यहीं पे स्टोर होती है बेटा। ये काम करती है लॉ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे मैम कैसे काम करती है? बच्चों, आप डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। आप मान लो स्कूल गए, घर से स्कूल गए, तो आपको घर से स्कूल जाने का रास्ता याद है? हाँ जी मैम। आप स्कूल से वापस अपने घर आते हो, पड़ोसी के घर थोड़ी ना जाते हो। आपको अपने नानी के घर का रास्ता याद है, आपको अपने दोस्त के घर का रास्ता याद है। तो ये जो दोस्त के घर जाने वाली गली है, रास्ता है, ये रास्ता यहाँ पर याद है आपको कि इस डायरेक्शन से जाऊंगा, इस गली में जाऊंगा तो ये मेरा दोस्त का घर आएगा। दोस्त का घर इधर है तो तुम इधर थोड़ी ना जाते हो। अरे आप साइकिल चलाकर या मान लो आप कार चलाकर दिल्ली से पटना गए, तो दिल्ली से पटना वाली हाईवे पे जाओगे, मुंबई वाले पे थोड़ी ना जाओगे, और पटना जाके रुक जाओगे, पटना से आगे थोड़ी ना जाओगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है किसी के घर का रास्ता, किसी के घर की डायरेक्शन, कोई स्कूल की डायरेक्शन, कोई भी कहीं भी जाने का जो आपको जो रास्ता है, जो गली है, वो इसी पैराइटल लोब के अंदर स्टोर है बेटा। ये आपकी स्पीड पे भी काम करता है। स्पीड का मतलब होता है चाल, है ना? किस डायरेक्शन में चलूंगा, कहां चलूंगा कि स्कूल आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे डिस्टेंस डायरेक्शन स्पीड पे काम करती है, शायद आप समझ गए होंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग पे भी काम करती है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। आप जो लॉजिक लगाते हो, है ना, वो इसी लोब का काम होता है। लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति, बहुत सारी चीजें आप क्या करते हो, तर्क लगा लगा के आप कर लेते हो लाइफ में। लॉजिकल रीजनिंग पे इसी लोब का काम होता है। नोट्स में शायद थोड़ा सा उल्टा लिखा है ना, वो एक बार सही कर लेना। जो मैं पढ़ा रही हूं उसी हिसाब से नोट्स बनाने हैं आपको, है ना? शायद आपके बैच में पुराने वाले नोट्स डले हैं, तो ये पैराइटल और थोड़ा एक्सचेंज हो रखा है थोड़ा, है ना? अगर आपको बस ये नोट्स बनाने हैं आपको, आगे बात समझ में? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कौन सी लोब लैंग्वेज को स्टोर करती है, कौन सी लोब डिस्टेंस डायरेक्शन पे काम करती है, कौन सी लोब लॉजिकल रीजनिंग, तर्क, आपके दिमाग के अंदर तर्क पैदा करती है किसी भी चीज के लिए, कौन सी लोब? पैराइटल। बेटा ये लोब जब खराब होती है तो एक बीमारी होती है। इस लोब का एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? ये डिसलेक्सिया कभी सुना है आपने? अच्छा, एक मूवी देखी है, कौन सी? तारे जमीन पर। देखिए तारे जमीन पर एक छोटा सा बच्चा होता है ना? वो बहुत डरा सहमा सा होता है, क्लास में अलग ही बैठा हुआ होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा उस बच्चे के अंदर ये जो लोब होती है, पैराइटल लोब, ये विकसित नहीं होती है। उस मूवी में इस बीमारी के बारे में डिस्कस किया है, इस डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया है। कौन सी? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? कोई एक इंसान अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसको लैंग्वेज नहीं आ पाती है, वो लैंग्वेज नहीं सीख पाता है, उसको कोई घर का रास्ता याद नहीं होता है। ये सारी जब सिम्टम्स एक इंसान के अंदर आ जाते हैं ना, किसी के घर का रास्ता याद नहीं आया, कोई रीजनिंग नहीं लगा पा रहा है, किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं दे पा रहा है, कोई सुझाव नहीं दे पा रहा है किसी को, ना खुद से अपने लिए कोई सुझाव ले पा रहा है ना? ना कोई उसको डिस्टेंस याद हो रही है, ना डायरेक्शन याद हो रही है, ना ही उसको कोई लैंग्वेज पे कमांड है। एक लैंग्वेज भी वो ढंग से नहीं बोल पा रहा है ना? और हमेशा डरा सहमा सा रहता है। इस बीमारी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया एक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर के अंदर इंसान कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता। डिसलेक्सिया में पैराइटल के साथ-साथ फिर धीरे-धीरे फ्रंटल लोब भी डैमेज सी हो जाती है बेटा। तो ऐसे लोगों की याददाश्त सही से नहीं रहती है, कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते, लैंग्वेज पे कोई कमांड नहीं होती है, डिस्टेंस डायरेक्शन पे कोई कमांड नहीं होती है, इनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है, इनकी रीजनिंग अच्छी नहीं होती है, इनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है, इनकी विल पावर अच्छी नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती है इन लोगों की। और इसी डिसऑर्डर के बारे में तारे जमीन मूवी पर दिखा रखा है बेटा। ठीक है? तो इसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो दो लोब होगी, दोनों के आपको नाम याद होने चाहिए। अब आओ तीसरी और चौथी लोब, कौन-कौन सी बची? आपकी बची ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। कोई भी लिख लो पहले, ठीक है? ऑसिपिटल लोब क्या काम करती है? 3 नंबर पे आता है आपको ऑसिपिटल, और यहीं पर लिख देना 4 नंबर पे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, ये लो, ये 4 लोब होगी। चारों लोब किस हिस्से में पाई जाती है बेटा? ये पाई जाती है मैम हमारे सेरेब्रम में। अब सुनो, ये दोनों लोब कब काम करती है? ये दोनों लोब जब काम करती हैं जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में होता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था, हमारा ब्रेन 3 स्टेज में काम करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब होता है अर्ध चेतना अवस्था, और अर्ध चेतना का मतलब क्या बताया था मैंने? आधा ब्रेन काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है। और ऐसा कब होता है? जब आप नींद ले रहे होते हो, स्लीप कर रहे होते हैं, तब ये अर्ध चेतना अवस्था ब्रेन की एक्टिव होती है। तो ये दोनों लोब कब काम करती है? जब आप नींद में होते हो। इनका काम होता है, इन दोनों लोब का, ड्रीम फॉर्मेशन। सपने आते हैं, हाँ, ये सपने बनाने का काम करते हैं बेटा। ठीक है? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सपने बनाने का मुख्य काम कौन कौन सी लोब का होता है, तो मुख्य काम ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब का होता है। देखो बेटा, ये दोनों लोब थी ना, ये कॉन्शियस स्टेज में काम करती है। मेरा ब्रेन कॉन्शियस है, 100% मेरा दिमाग काम कर रहा है। ठीक है? तो ये दोनों लोब मेरी अच्छे से काम कर रही है। और अब मैं नींद में हूं, बहुत गहरी नींद में हूं, तो मेरा आधा दिमाग काम कर रहा है, तो उसको सबकॉन्शियस स्टेज कहते हैं। तो बेटा इस समय सपने अगर आपने देखे हैं ना, सपने बनाने का काम इन 2 लोब का होता है मुख्य तौर पे। वैसे सपने में 4 लोग काम आती है, लेकिन ये 2 ज्यादा काम आती है। ठीक है? आप सुनो मेरी बात। क्या ये सपने बनाने में, आप जब सपना देखते हो तो क्या देखते हो? क्या देखते हो? सपने में आपकी नानी आ गई, सपने में आपका कोई दोस्त आ गया, तो सपना जब बन रहा था तो उसमें दोस्त की इमेज आई आपकी आंखों पे, आई ना? तो सपना देखा, तो सपने में आपने किसी को देखा, नानी को देखा या किसी को देखा, तो वो दिखाने का काम ऑसिपिटल का लोब का है। ये विजुअल रिफ्लेक्स के लिए योगदान देती है। ठीक है? इसमें क्या होते हैं? विजुअल रिएक्शन होते हैं। यानी कि अगर आपने कोई सपना देखा, उस सपने में किसी की फोटो देखी या किसी की आपको शक्ल याद आई, किसी का फेस देखा सपने में, तो वो किसने दिखाया? वो ऑसिपिटल लोब ने दिखाया, वो ऑसिपिटल लोब ने दिखाया। अब सपने में आपकी नानी आ रही थी और नानी ने आपसे कहा था, बेटा इस साल सरकारी नौकरी लेनी लेनी है, कैसे लेनी है?
है ना? है ना? तो सपने में अगर किसी ने कोई बात बोली, तो वो जो बात बोली है और वो आज तक याद है, तुम्हें याद होगा 5 साल पहले सपने में नानी आई थी, नानी ने ये बात बोली थी, है ना? तो बेटा वो किसका काम है? वो टेम्पोरल लोब का है। तो सपने में किसी की फोटो देखी, किसी का चेहरा देखा, कोई विजुअल आपके दिमाग के अंदर कोई विजुअल रिफ्लेक्स पैदा हुआ, वो काम किसका है? ऑसिपिटल लोब का। अगर सपने में किसी ने कोई बात बोल दी थी, तो हियरिंग पावर यानी कि कोई बात आपने सुनी थी, किसी ने आपको बात बोली थी सपने में, ऑडिटरी कोई चीज है, तो उसकी भाई आपने आपकी नानी सपने में आई, है ना? आपके सपने में आई, आप भी थे उस सपने में, तो नानी ने कुछ बोला, तो आपने भी तो कुछ बोला नानी को, तो आपने जो बोला नानी ने बोला वो सुना, सुन के ही तो आपने जवाब दिया, तो वो किसकी वजह से? वो टेम्पोरल लोब की वजह से। अरे नहीं समझ में आया क्या? ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स काम करती है। ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब होता है आपकी नानी ने आपको कोई बात बोली, तो आपने उस बात का जवाब दिया, वास्तविकता में नहीं, सपने में दिया, तो वो जो जवाब सुन के दिया ना, वो किसने दिलवाया? वो टेम्पोरल लोब ने दिलवाया, है ना? ठीक है? तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ड्रीम फॉर्मेशन का काम कौन-कौन सी लोब करवाती है? आपका आंसर ये 2 होगा। अगर सपने में किसी का चेहरा आपको दिखा, तो वो किसने दिखाया? वो किसने दिखाया? अगर सपने में आपको किसी ने कुछ बोला और आपने वापस जवाब दिया, वो किसने करवाया? वो टेम्पोरल लोब ने करवाया। ऐसा, ऐसा। ठीक है? तो ये 4 लोब ऐसे काम करती है बेटा। इसका मतलब मैम हमारे लिए सबसे जरूरी लोब कौन सी है? ये। क्योंकि ये लोब जब तक सही रहेगी, अच्छे-अच्छे विचार आएंगे, याददाश्त तेज होगी, इच्छा शक्ति तेज होगी, हम बुद्धिमान जीव होंगे, हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, हम क्रिएटिव होंगे, हम विजडम लोग होंगे, है ना? विजडम पावर अच्छी होगी आपकी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। और जब इतनी सारी चीजें अच्छी होती हैं, तभी तो एक इंसान अच्छा निकल के आता है। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि ये फ्रंटल लोब ही आपके लिए सबसे जरूरी है। अब आपको अपना फ्रंटल लोब को अच्छा कैसे रखें? तो फ्रंटल लोब के न्यूरॉन्स, बेटा लोब ब्रेन किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। तो सारा खेल ही न्यूरॉन का है। और इस लोब के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनको अच्छा रखना है, तो बेटा मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोच को दबा दो, है ना? और अच्छा हेल्दी खाना खाओ जो इन न्यूरॉन्स को अच्छा रखेगा। जैसे बोलते हैं ना बादाम खाने से याददाश्त स्ट्रांग होती है, बादाम में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो इन न्यूरॉन्स के लिए अच्छी होती है, अखरोट खाओ दिमाग तेज होता है ना? तो अच्छा खाना खाओ, अच्छे एनवायरमेंट में रहो, अच्छा सोचो, बार-बार जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज ज्यादा जल्दी आपके फ्रंटल लोब में मेमोरी बनाने का काम करती है। राइट जी मैम। अब सुनो, ध्यान से सुनना। यहां पे आपने कोई मैथ्स का फॉर्मूला याद किया, शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी यहां बनी, ठीक है? यहां पे क्या किया? किसी के घर का रास्ता याद किया, स्कूल का रास्ता याद किया, है ना? और यहां पे आपने कोई सपना देखा, इसमें सपने में कोई फोटो, यहां पे सपने में कोई आपने किसी की आवाज सुनाई दी। ये अलग अलग लोब में अलग अलग काम किया, लेकिन बच्चों ये सारी चीजें आकर स्टोर यहां होती है, यहां। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को बोला जाता है हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है, और उसी हार्ड डिस्क में मूवी, गाना, फोटो सब कुछ उसके अंदर स्टोर होता है। अगर मैं इस कंप्यूटर की सीपीयू की हार्ड डिस्क निकाल लूं, किसी काम का नहीं है ये सीपीयू, ना गाना चलेगा, ना फोटो चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, ना वीडियो चलेगा। तो बेटा आपने सारा कुछ यहां पे याद किया, अब परमानेंट मेमोरी में वही याद रहेगा जो यहां से यहां आ जाता है। इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है ब्रेन का। हाँ। और अगर मैं आपका ये हार्ड डिस्क निकाल लूं, ये हिप्पोकैम्पस निकाल लूं, तो आपको हो जाएगा एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। कुछ याद नहीं रहेगा, तुम अपना नाम भी नहीं बता पाओगे, तुम अपने पिता का नाम नहीं बता पाओगे, है ना? तो एमनेसिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पूरे तरीके से याददाश्त खो गई। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क खराब होगी ब्रेन की। अरे मूवीज में या आपने जो नाटक आते हैं उनमें नहीं देखा है? हमारी मम्मियां जो नाटक देखती है उसमें क्या देखती है? एक लड़की गाड़ी चला के जा रही थी, गाड़ी पेड़ से टकरा गई, उसका सर ऐसे लग गया गाड़ी के स्टीयरिंग पे। 10 मिनट के बाद उसकी याददाश्त चली गई। अब हॉस्पिटल में लेके गए तो उसका हस्बैंड आया, उसकी सास आई, उसको पता ही नहीं है कि ये मेरा हस्बैंड है। वो कहती है आप कौन? जब वो होश में आती है तो वो कहती है आप कौन? वो कहती है मैं कौन हूं, मैं कहां आ गई, मेरा नाम क्या है ना? उसी को बोलते हैं एमनेसिया, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। और आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ये हिप्पोकैम्पस का साइज बड़ा होता है लड़कियों में। एक लड़की में हिप्पोकैम्पस का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। इसका मतलब लड़कियों को बातें बहुत दिनों तक याद रहती है, जबकि लड़कों के हिप्पोकैम्पस का साइज क्या होता है? लड़कों में इस हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा होता है, तो लड़कों की याददाश्त कमजोर होती है। आप खुद से देख लो अपने घर में, एक लड़की को 7 साल पहले, 7 साल 12 तारीख 12 सितंबर को शाम को 5:06 पे तुमने मेरे को ये बात बोली थी, और तुमने ये बात पूरी नहीं की, और लड़का बेचारा कहता है कौन सी बात है, कौन सी बात? समझ रहे हो मेरी बात? तो लड़कियों के साइंटिफिकली प्रूवन चीज बोल रही हूं मैं, लड़कियों के हिप्पोकैम्पस का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए लड़कियों की याददाश्त बहुत तेज होती है बेटा। लेकिन लड़कों की याददाश्त कमजोर होती है लड़कियों के मुकाबले में, है ना? इसलिए लड़के कभी किसी का जन्मदिन याद नहीं रख पाते, किसी की शादी की सालगिरह याद नहीं कर पाते, और लड़कियों को देखो स्कूल टाइम पर 8वीं क्लास में जो सहेली थी उसका जन्मदिन आज तक याद रख के चलती है बेचारी, है ना? ऐसे ही चलती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि प्रेजेंट में मेमोरी कहां बनती है, तो प्रेजेंट में मेमोरी बनती है फ्रंटल पार्ट में। परमानेंट मेमोरी कहां बनती है? परमानेंट समझ रहे हो? परमानेंट बनती है हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस में, और हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं? इसी हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। ये जब तक सही है, जब तक आपको सब कुछ याद है बेटा। अगर मैं आपको ये काट दूं ना, आपका खत्म, मामला खत्म, तुम अपना नाम तक याद नहीं रख पाओगे। ठीक है? ठीक है? या तो भगवान ने मैम लड़कों के साथ गद्दारी की है। अब क्या करें बेटा, तुम्हारे दिमाग का वजन भी तो ज्यादा था ना, भूल गए क्या तुम? तुम्हारे दिमाग का वजन ज्यादा था ना, तो तुम फड़फड़ा रहे थे, हाँ मैम हमें दिमाग ज्यादा है लड़कियों से। तो कहीं लड़के आगे, कहीं लड़कियां आगे, तभी तो एक संतुलित जीवन चल रहा है ना? तो ये लो आपका ब्रेन का आखिरी हिस्सा जिसको हमने बोला था सेरेब्रम। मैंने कहा था ना सेरेब्रम को हम इंटेलिजेंस माइंड कहते हैं। ये आपको इंटेलिजेंस देता है। तो कैसे देता है? ऐसे देता है बेटा, ऐसे देता है। सारी इंटेलिजेंस वाले काम यही तो कर रहा है। हाँ, प्रेजेंट में मेमोरी यहाँ बनती है बेटा। जैसे आपने मैथ का कोई फॉर्मूला यहाँ याद किया, अभी इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हो तो वो यहाँ बन रहा है, लेकिन आपने इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस बार बार कर ली, 2-3 बार आपने लिख लिया, 2-3 क्वेश्चन लगा लिए, तो आपको परमानेंट मेमोरी बन गई, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके यहाँ चला गया है। अब आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और आपको इस फॉर्मूले की जरूरत होगी, तो यहाँ से निकलेगा ये फॉर्मूला, यहाँ से निकलेगा बेटा। ठीक है जी मैम? आ जाइए अगली बात। ये हो गया हमारे ब्रेन के सारे हिस्से खत्म। अब नोट डालो, और नोट डालकर कुछ कुछ पॉइंट जो रहे हैं वो लिखना शुरू करो जो एग्जाम में आ जाते हैं। लिखो नोट डाल के। नोट का मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आइए कौन कौन सा? बेटा एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन की स्टेम किस किस से बनी हुई है? दिमाग की पूंछ, मस्तिष्क की पूंछ, मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से से बनती है? अब आपको दिमाग में पूंछ होती है, पूंछ जैसा होता है,
अरे पूछ, अच्छा एल्जाइमर क्या होता है? बूढ़े लोगों की याददाश्त कमजोर होना। एल्जाइमर कैसे होता है? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके लोब के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। न्यूरॉन्स एक बार खत्म तो वो रिकवर नहीं हो पाते हैं बेटा, बिकॉज़ न्यूरॉन सेल्स में मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। इसलिए ठीक है, चलो। तो बूढ़े लोगों के न्यूरॉन्स खत्म तो उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसी को एल्जाइमर कहते हैं। ब्रेन स्टेम क्या होता है? चलो एक फोटो देखो बेटा, एक फोटो दिखाते हैं आपको, और इस फोटो से आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमारे दिमाग में एक पूंछ जैसा, अच्छा यहाँ पर तो नहीं है यार, चलो गूगल से निकाल लेते हैं, अपन गूगल से ही निकाल लेते हैं। आपको मैं ब्रेन स्टेम दिखाती हूँ। ब्रेन स्टेम, ये लो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि जो दिमाग की पूंछ होती है वो कौन कौन से, देखो बेटा इस फोटो में देखना दिख रहा होगा ना, इससे जूम नहीं कर पाऊंगी। ये हमारा ब्रेन है, अरे भैया हट जा यार, ये हमारा ब्रेन है। हाँ मैम, इस ब्रेन में देखो पीछे की तरफ ये लगेगा आपको जैसे दिमाग से पूंछ निकली है, तो ऐसा होता है अपना ब्रेन। ये ऊपर वाला हिस्सा, फिर नीचे की तरफ ऐसे पूंछ जैसा हिस्सा। तो एग्जाम में पूछता है ब्रेन की स्टेम, दिमाग की पूंछ कौन कौन से ब्रेन के हिस्सों से बनी हुई है। तो देखो दिमाग की पूंछ, मिड ब्रेन, सबसे ऊपर मिड ब्रेन होता है, फिर पोन्स होता है, ये मेडुला होता है। ये तीन हिस्से मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, दिमाग की पूंछ बनाते हैं। तो इस चीज को ऐसे बनाना, देखो दिमाग की पूंछ कैसे होती है, सबसे ऊपर यहाँ पर ये हिस्सा कौन सा है, मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन। उसके बाद आप नीचे की तरफ बनाना ऐसे कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पोन्स, पोन्स, और इसके जस्ट नीचे की तरफ जो हिस्सा होता है ऐसा निकला हुआ, इसे कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये तीन, ये कौन सा है, ये है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और इसको कहते हैं हम पोन्स बैरोलाई, सेम नाम हिंदी में बताया था मैंने, पोन्स बैरोलाई। और ये हिस्सा कौन सा है, मेडुला ओबलंगाटा, ओबलंगाटा। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, दिमाग की पूंछ बनाते हैं। तो एग्जामिनर पूछ ले दिमाग की पूंछ, ब्रेन की स्टेम बनाने वाले कौन कौन से जो हमारे ब्रेन के हिस्से हैं, तो ये तीन है, ये तीन, ये तीन। सेरेबेलम मत कर देना, सेरेबेलम साइड में रह जाता है। हो गया जी मैम। अब आओ दूसरा क्वेश्चन। हमारी ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस क्लोजम। एग्जाम में आता है व्हाट इज कॉर्पस क्लोजम, हिंदी में सेम नाम है, कॉर्पस क्लोजम क्या होता है, कॉर्पस क्लोजम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है बेटा, क्या होता है कॉर्पस क्लोजम, पहले बताती हूँ फिर सुनना। देखो ऊपर से मेरा दिमाग देखो, इसके अंदर होगा दिमाग, दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ होता है दिमाग। दिमाग को जब ऊपर से देखते हैं, ये हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट राइट, बायां गोलार्ध दायां गोलार्ध, तो ये दो हिस्से हैं मेरे ब्रेन के, इनको बीच से जो जोड़ता है हिस्सा, उसको क्या कहा जाता है, उसको कॉर्पस क्लोजम कहा जाता है, उसको कॉर्पस क्लोजम कहा जाता है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको, फोटो दिखा देते हैं, मैंने लगाई भी थी। कॉर्पस क्लोजम होता क्या है, ये रहा, देखो इस वाली फोटो को देखो, ऊपर से देख रहे हो दिमाग को, जी मैम देख रहे हैं, देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा एक लेफ्ट हेमिस्फीयर दिख रहा है, ये राइट हेमिस्फीयर दिख रहा है, और ये बीच में जो ये हिस्सा है जो इन दोनों गोलार्धों को, इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस क्लोजम कहते हैं, कॉर्पस क्लोजम कहते हैं। आ जाओ कैसे बनाओगे बेटा, ये हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो ये हिस्सा है इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस क्लोजम कहते हैं। ठीक है, कॉर्पस क्लोजम कहते हैं। चलो लिख दो, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इंग्लिश में लिखना मैं हिंदी में लिख देती हूँ, ये बायां गोलार्ध है और ये दायां गोलार्ध है, लिख दीजिए बायां गोलार्ध, लेफ्ट हेमिस्फीयर इंग्लिश में लिख लेना बेटा, ठीक है, और ये राइट यानी कि दायां गोलार्ध। तो इन दोनों हेमिस्फीयर को जो एक लाइन जोड़ती है उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप कॉर्पस क्लोजम कहते हो, कॉर्पस क्लोजम कहते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट मूवी में। क्या ये सैयारा मूवी में एक्ट्रेस को अल्जाइमर हो जाता है, बेटा मैंने देखी नहीं है ये मूवी, ये मैंने बिल्कुल भी देखी नहीं है, देखी होती तो मैं आपका कोई आंसर कर पाती, अभी नहीं पता। तीसरा तीसरा नेक्स्ट पॉइंट सुनो, अगला 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, और हिंदी में इनको कहा जाता है घ्राण क्षेत्र। हिंदी में क्या कहा जाता है, घ्राण क्षेत्र क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, आप कोई भी चीज है, आपने किसी चीज को सूंघा, सूंघा कहां से, नाक से, ठीक है, नाक से सूंघा, लेकिन मैंने आपको कल बताया था ये जो स्मेल किसकी है, नाक तो सिर्फ एक जगह है जहां से आपने सेंस किया स्मेल का, लेकिन ये स्मेल है किसकी, है किसकी, गुलाब के फूल की, तंबाकू की, किसकी स्मेल है, वो कौन बताता है, ब्रेन। तो बेटा एक नर्व होती है जो नाक से मैसेज ब्रेन तक लेके जाती है कि भैया जो चीज आपने सूंघी है वो कैसी है, वो कैसी है। तो उसी नर्व को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, और ये जिस हिस्से में होती है उसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किससे रिलेटेड होते हैं, तो आपको क्या करके आना है, ये स्मेल से, ये गंधक की पहचान करवाते हैं, कैसी गंध है उसकी पहचान करवाते हैं बेटा, स्मेल, स्मेल की। ऐसे एक और होते हैं बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स, लिख लो अगर लिखना है तो, यहीं पे आप बात चली है तो लिख लीजिए, कौन सी 4 नंबर पे, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये होते हैं बेटा टेस्ट वाले, ये टेस्ट की पहचान करवाते हैं, स्वाद वाले, स्वाद क्षेत्र बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये बेटा टेस्ट की पहचान करवाते हैं। अब आपको मैम टेस्ट तो में जीभ बताती है, अरे जीभ तो एक जगह है जहां पे आपको टेस्ट महसूस होता है, लेकिन वो टेस्ट है किस चीज का, वो तो दिमाग बताता है, वो दिमाग बताता है ना, बात समझ रहे हो मेरी। तो एक नर्व है जिसको गस्टेटरी नर्व कहते हैं, जो टंग से मैसेज ब्रेन तक लेके जाती है। अब ये जिस जगह होती है जीभ मतलब लेके जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो अगर आपसे आ जाए गस्टेटरी रिसेप्टर्स किससे रिलेटेड होते हैं, तो टेस्ट, ये स्वाद की पहचान करवाते हैं बेटा। चलो अगला सुनो, ठीक है, अगला सुनो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में आपका, किससे, हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है। आपसे पूछेगा कि ह्यूमन का जो ब्रेन है उसका एनर्जी सोर्स क्या है। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि हर चीज में आप दिमाग लगाते हो सबसे ज्यादा, है ना। तो ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए डिपेंड करता है ग्लूकोज के पास, और जब आपके ब्रेन के पास ग्लूकोज सही से नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है, सबसे, अरे सोडियम तो मिनरल है बेटा, मैं न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूं आनंद, ठीक है। हमारे ब्रेन का एनर्जी सोर्स, सोडियम से एनर्जी थोड़ी मिलेगी पागल, तो एनर्जी सोर्स क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन। तो हमारे ब्रेन के पास एटीपी यानी एनर्जी बनती है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत किसको होती है, ब्रेन को। तो ब्रेन का मैक्सिमम एनर्जी सोर्स क्या है, ग्लूकोज। अब आपके ब्रेन के पास जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो ब्रेन के पास एनर्जी नहीं बचती है, एनर्जी नहीं बचती तो बेहोश हो जाते हो बेटा, काम थोड़ी करेगा, बेहोश हो जाते हो। बेहोश होने के बाद क्या करते हो, उस सामने वाले को आप ग्लूकोज ग्लूकोज या चीनी वीनी का घोल बना के पिलाते हो कि नहीं पिलाते हो, हाँ जी मैं पिलाता हूं। आ जाओ अगला क्वेश्चन, हमारी ब्रेन में या हमारे नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल जाते हैं, क्या जाते हैं, सिग्नल। अब कैसे सिग्नल, आपको सिग्नल, अरे भैया यहाँ पे ऐसे मैंने मार्कर चुभो दिया, सही चुभो दिया, मुझे दर्द हो रहा है। अब दर्द महसूस कौन करवा रहा है, ब्रेन। तो यहाँ से जो भी मैसेज ऐसे जा रहा है, तो ये जो मैसेज होते हैं इनको सिग्नल या स्टिमुलेशन कहते हैं, उद्दीपन या मैसेज कहते हैं। ये किससे जाते हैं, ये दो तरीके से, ये इलेक्ट्रिकल भी जाते हैं और ये आप बताओगे बेटा केमिकल तरीके से भी जाते हैं। तो हमारे ब्रेन के सिग्नल दो तरीके से ट्रांसफर होते हैं, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, विद्युत रसायन कुछ केमिकल्स की सहायता से,
है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन, याद आ रहा है कुछ? लिख दो। हमारे मस्तिष्क में जो मैसेज जाते हैं वो विद्युत रासायनिक तरीके से जाते हैं। अकेला इलेक्ट्रिकल मत कर देना, अकेला केमिकल मत कर देना, इलेक्ट्रोकेमिकल, दोनों तरीके से जाते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है जी मैम। अब आ जाओ सातवां। सातवां हमारे ब्रेन में ही एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। क्या कहते हैं? पार्किंसंस डिजीज। आपको मैंने ये बीमारी पहले भी पढ़ाई है, बताओ होशियार बच्चों, कहां पढ़ाई थी मैंने? पार्किंसंस रोग। मैंने कहा था हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, हाँ मैम आपने बताया था। और हाइपोथैलेमस एक क्या बनाता है? न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन बनाता है। और मैंने कहा था जब ये डोपामीन सही से नहीं बन पाता है या कम बन पाता है या ये डोपामीन सूखने लग जाता है दिमाग में, तो एक बीमारी पैदा कर देता है जिस बीमारी को हम पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, पार्किंसंस रोग कहते हैं। और इस पार्किंसन रोग में क्या होता है? इंसान के हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, फेस के एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते हैं। रोने वाली जगह पे फेस के एक्सप्रेशन ऐसे देगा कि वो हंस रहा है, हंसने वाली जगह पे वो ऐसा देगा कि वो रो रहा है, वो रो रहा है ना? तो इसी को कहा जाता है पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसन रोग इसी को कहा जाता है। 8वें नंबर पे लिख लो एल्जाइमर। व्हाट इज एल्जाइमर? एल्जाइमर में क्या होता है बेटा? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं, अभी पढ़ाएंगे आपको, न्यूरॉन्स पढ़ाया नहीं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, तो उसके न्यूरॉन्स जब क्या हो जाते हैं? न्यूरॉन्स पुराने हो जाते हैं। इंसान बूढ़ा होता है तो न्यूरॉन्स भी बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे समझ लो। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बूढ़े लोगों की याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे बूढ़े लोगों की याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसी बीमारी को एल्जाइमर रोग कहा जाता है, इसी बीमारी को एल्जाइमर डिजीज कहा जाता है। न्यूरॉन्स रिकवर नहीं कर पाते हैं, इनमें रिकवर करने के लिए कोई पावर होती ही नहीं है। राइट जी मैम। चलो आ जाओ, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं एक्स्ट्रा। अच्छा एक चीज मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, क्या पढ़ा दी थी? कि बेटा 9 नंबर पे आप लिख लेना ब्रेन के पास कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने पढ़ाया होगा ब्रेन के पास खनिज तत्व कौन सा ज्यादा होता है? तो बेटा सोडियम होता है कि नहीं है? हाँ मैम। मैम अगर सोडियम ऑप्शन में ना हो तो क्या करके आएंगे? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप आयंस की फॉर्म में, है ना? क्या होते हैं? मैसेज ट्रांसफर होते हैं। चलो चलो, मैंने डोपामिन पढ़ा चुके पिछली क्लास में, लिखना सुनील कुमार, तो आएगा समझ में। हो गया? चलो अब अपना इस चैप्टर में क्या बचा? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बची है। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हम अगली क्लास में कर लेंगे। चैप्टर हमारा नर्वस सिस्टम खत्म हो गया है, नर्वस सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। अब इस नर्वस सिस्टम के थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने पढ़ाया वो कैसा पढ़ाया है। आ जाओ फटाक से, ठीक है? डॉक्यूमेंट में तो होना चाहिए था। चलो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है? पढ़ाऊंगी या वीडियो अपलोड करवा दूंगी, आप उससे भी देख सकते हो। अब मुझे जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर दो, है ना, फटाक से, ताकि आपको ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? ये सारे पीवाईक्यू हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगी बेटा, अभी मैं पढ़ाऊंगी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, डोंट वरी, या न्यूरॉन की स्ट्रक्चर का वीडियो अपलोड कर दूंगी, वहां से भी देख सकते हो आप। चलो आ जाओ। अच्छा स्पाइनल कॉर्ड रह गया। अच्छा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जान लो, 2-3 बातें जान लो स्पाइनल कॉर्ड, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है आपको बता ही देते हैं हम। आ जाओ, अच्छा याद दिलाया तुम लोगों ने। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं मेरू रज्जु, मेरू रज्जु। अब होता क्या है स्पाइनल कॉर्ड? देखो ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन से पीछे की तरफ ऐसे मोटी सी नस निकलती है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड एक ही चीज होती है, ना ना, सुनो, ये जो है ये इसके रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये वाला स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरू रज्जु है। और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए इसके चारों तरफ रीढ़ की हड्डी लगी हुई होती है। ये रीढ़ की हड्डी है, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इंग्लिश में। रीढ़ की हड्डी को बायोलॉजी में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अरे आप देखो ना, ब्रेन को प्रोटेक्शन किसने दिया? इस खोपड़ी ने, क्रैनियम ने दिया। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन देती है? एक मजबूत सी स्ट्रक्चर जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। और मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? आप याद करो क्या पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड भी किसका हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ना जी मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है सेकेंडरी ब्रेन। ये हमारा जो है ना, ये दूसरा दिमाग है। हाँ, एक दिमाग तो वही दिमाग जो आप सोच रहे हैं, और इसको कहते हैं दूसरा दिमाग। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए ना, दूसरा दिमाग की उपाधि किसको दी गई है? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि ये कहां से निकलता है? ब्रेन से निकलता है। ऐसे फोटो पे लगा रखी होगी मैंने स्पाइनल कॉर्ड की, दिखा देते हैं आपको किसी ना किसी में। ये रहा, देखो ये ब्रेन है। हाँ, अब इस ब्रेन से नीचे की तरफ देखो, ये निकल रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड को हम दूसरा दिमाग तो बोलते ही बोलते हैं। अब ये मेन काम क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन करवाना। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स ऑन रिफ्लेक्स एक्शंस। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं आप मुझे बताओगे? हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये क्या करवाती है? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं करवाने के लिए जिम्मेदार होती है। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है? आपने गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया, आपको गर्म लगा, तुरंत पीछे हटा लिया, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। आप कुछ रोटी बना रहे थे, तवे पे, गर्म तवे पे हाथ लग गया, तुरंत पीछे हटा दिया, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पांसिबल कौन है, पूरी तरीके से जिम्मेदार कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। पहला काम। दूसरा काम क्या करती है? अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल लिख लो, जैसे गर्म पानी की बाल्टी से आपका हाथ दूर हट जाना, गर्म तवे से, आग की लपटों से हाथ दूर हट जाना। इन ऐसी क्रियाओं को रिफ्लेक्स एक्शंस करवाते हैं, जो कुछ ही नैनो सेकंड में हो जाती है। इनको होने में बहुत समय थोड़ी लगता है। अगर यहां गर्म लगता है तो तुरंत 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से में आप तुरंत पीछे हाथ हटा लेते हो। इसको क्या कहा जाता है? इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और पता है रिफ्लेक्स एक्शन की डिस्कवरी किसने की थी? इसकी खोज की थी, यानी कि इनके बारे में बताया था मार्शल हॉल करके इस वैज्ञानिक ने। मार्शल हॉल करके एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की थी। लिख दो, मार्शल हॉल करके हैं जिन्होंने प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की थी। एक काम तो आपके स्पाइनल कॉर्ड का ये हो गया। दूसरा काम स्पाइनल कॉर्ड का क्या है? ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, और ये आपका दिमाग है। तो दिमाग से पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। हाँ मैम, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इस रीढ़ की हड्डी को ब्रेन से जोड़ने का काम करता है बेटा। तो लिख दो, इट कनेक्ट्स बैकबोन टू ब्रेन। लिख दो दूसरा काम। दूसरा काम इसका क्या है? इट कनेक्ट्स बैकबोन। बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड कहते हैं इसको। बैकबोन टू ब्रेन, यह हमारी रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ता है। लिख दो, यह रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है, को मस्तिष्क से कनेक्ट करता है या जोड़ता है। बट बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? सुनो,
दर्द होता है तो दर्द की पहचान कौन करवाता है? ब्रेन का हिस्सा हाइपोथैलेमस। तो आपकी कमर में दर्द हुआ, ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ दर्द हुआ, तो इस दर्द को ब्रेन तक कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा होगा? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब मुझे कमेंट करके आप लोग ये बताओ, आपको समझ में आया ना स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, रीढ़ की हड्डी क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकलता है पीछे की तरफ ऐसे, और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ छोटी-छोटी हड्डियां होती हैं। वो हड्डियां मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ढांचा बनाती है, मजबूत कठोर ढांचा बनाती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो आप ऐसे सीख लो, रीढ़ की हड्डी के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। जी, जी। जबकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये मोटी नस है बेटा, अगर आपको इसकी लेंथ लिखनी है लिख दो, 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसकी लंबाई लिखनी है तो आप लिख दो, ये 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। इतना लंबा होता है बेटा ये, ठीक है जी मां। अब एक बच्चा पूछ रहा है ब्रेन हैमरेज कैसे होता है? ब्रेन हैमरेज का मतलब है ब्रेन की जो नसें हैं उसके अंदर खून जम जाना। सुन लो बेटा, तुम बहुत देर से कमेंट करो, आकाश मौर्य है ना। सुनो, मान लो ये एक वेसल है, ब्लड वेसल है, जैसे ये देख लो, ये वाली यहाँ फड़फड़ाती है ना, हाथ लगाओ यहाँ फड़फड़ाती है ना, ऐसे एक ब्रेन की नस है ये, सॉरी ब्लड वेसल है, रक्त वाहिकाएं हैं, ये हमारे ब्रेन तक ऐसे खून ऑक्सीजन सब कुछ लेके जा रही है। इस वेसल के अंदर, इस रक्त वाहिकाएं के अंदर ये खून के जब क्लोट जम जाते हैं, ऐसे ऐसे क्लोट जम जाते हैं, रक्त का थक्का जम जाता है ब्लड वेसल का, और ये वेसल कहां तक खून लेके जा रही है? ब्रेन में। तो जब ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर खून जम जाता है, खून की क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है, तो बेटा इसी को ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। आप खुद से सोचिए, जब आपकी ब्रेन के अंदर, नस के अंदर खून जम गया, ये खून जम गया, तो अब आपके ब्रेन के पास ना तो ग्लूकोज पहुंचेगा, हाँ मैम, क्योंकि ग्लूकोज भी किसमें होता है? ब्लड में होता है। ब्लड शुगर क्या बताया? ग्लूकोज होती है। और ना ही आपकी ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो बेटा फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है देखो ये क्लोट बना हुआ है यहाँ पर, डॉक्टर करता है टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, इन सब में पता लग जाता है, ठीक है। और जैसे ही इनमें ऐसे क्लोट दिखता है तो डॉक्टर हो सकता है या तो खून को पतला करने वाली दवाइयां देता है स्टार्टिंग में। तो अगर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है खून, बहुत ज्यादा बड़ा क्लोट नहीं है, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको मतलब ब्लड थिनर्स होते हैं, क्या होते हैं? ब्लड थिनर्स होते हैं, खून को पतला करने की दवाइयां, इंजेक्शन होते हैं, वो देते हैं। तो ये खून गाढ़ा जो जम रखा है तो इसको हटाने की दवाइयां देगा, अगर दवाइयों से हटता है, इंजेक्शन से हटता है ना, तो बेटा उससे। और अगर फिर भी अगर नहीं हटता है तो फिर प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ती है डॉक्टर को, फिर डॉक्टर को प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ती है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी नस में है, कैसे हुआ है, ठीक है। इसी को हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं बेटा। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बात और सुन लो, ये खून जो है यहाँ जम गया है ना, अब ये रास्ता ब्लॉक हो गया, मैं रास्ता ब्लॉक गया, यहाँ से खून आ रहा है, ये रास्ता ब्लॉक है, तो ये खून अंदर ही ऐसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तो रास्ता ब्लॉक है, खून जाएगा ही नहीं, तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस इसमें बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स के आसपास के एरिया में सूजन आ जाती है, या बहुत ज्यादा क्या हो जाता है आप बताओगे कि अंदर इंटरनली ब्लीडिंग होने लग जाती है, या क्लोट जम जाता है, जिसके कारण डॉक्टर्स इसका इलाज करते हैं या दवा देते हैं। इसी को ब्रेन हैमरेज कहा जाता है, राइट। किसने पूछा? हाँ, खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन दवा काम में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आ जाइए, अब करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक एक करके चीजें। मैंने आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ बता दिया है, एक चीज पढ़ानी है, दैट इज क्या? आप बताओगे बेटा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन के क्वेश्चन अभी स्किप कर देंगे हम, ठीक है। चलो आइए, क्वेश्चंस का आंसर कीजिए आप जल्दी जल्दी। 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगी वैसे प्रीवियस के क्वेश्चन से। हाँ, बीपी हाई होने से ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है बेटा। बीपी हाई होने से ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी दीवारें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हो जाता है ऐसा। चलो देखो, इनमें से कौन सा एक घटक है जो हमारे ब्रेन का नहीं है? क्या? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस किस से बना होता है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से। तीनों ही सही है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अब ये मत कहना मुझे नर्व्स क्या होती है, बताया था ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व से। कितने जोड़ी बताई थी आपको मैंने, सब कुछ पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट इन ग्राम्स? ह्यूमन ब्रेन का वजन ग्राम में कितना होता है? अब फटाफट क्वेश्चन का आंसर करो, नहीं तो फिर तुम कहते हो मैं प्रैक्टिस नहीं करवाती है। हाँ, ये पीवाईक्यू है। कितना करोगे यहाँ पर? यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन होगा 1200 से 1400 ग्राम। मैंने कहा था ना 1200 से 1400 या 1250 से 1450, ये ऑप्शन हो तो ये कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है बॉडी वेट के हिसाब से? तो मैंने बताया था बॉडी वेट के हिसाब से 2%। आपके शरीर का जितना भी वजन है उसके हिसाब से क्या? अरे नोट था क्या क्वेश्चन में? क्या था? नोट ए कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो डी होगा ना। तो वो सारे कंपोनेंट होते हैं बेटा, ठीक है, होते हैं। चलो, शरीर के वजन का कितना परसेंट? तो 2% हमारे ब्रेन का वजन होना चाहिए। टोटल बॉडी का सिर्फ 2% आपके ब्रेन का वजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये 12% कौन कर रहा है बेटा? 12 किलो का दिमाग है क्या तेरे में? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बेटा मैंने कहा था ब्रेन जिस झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है उसको मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहर वाली ड्यूरामीटर, बीच वाली आर्केनॉइड, अंदर वाली पियामीटर। तो बाहरी पूछी है तो क्या हो जाएगा? ड्यूरामीटर। ये याद होगा आपको? याद है कि नहीं है? ये आर्केनॉइड, ड्यूरामीटर, पियामीटर सब याद होगा। ये पीवाईक्यू है। अब देखो कैसे लगा पा रहे हो, आपने पढ़ा है ना चैप्टर, अब ऐसे लगा पाओगे एकदम चुटकियों में। सारे रेलवे के पीवाईक्यूज, सीजीएल के भी है, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, इन सब के पीवाईक्यूज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फोरब्रेन? फोरब्रेन आगे वाला दिमाग के 3 हिस्से पढ़ाए थे मैम ने, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। अब देख लो बेटा, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर फोरब्रेन बनाता है, जबकि सेरेबेलम पीछे वाले दिमाग का हिस्सा होता है। तो खत्म, ये छोटा दिमाग होता है। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन? पीछे वाले मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से थे? पॉन्स वैरोलाइट, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरेबेलम। अब ढूंढो, ठीक है। क्या? देखो बेटा, सेरेबेलम होता है निम्नलिखित में से कौन सा पल्स मस्तिष्क का एक भाग है? तो यहाँ पर सेरेबेलम है, तो वही हो जाएगा। कॉर्पस क्लोजम क्या होता है? मैंने भी पढ़ाया था, ये वाला कॉर्पस क्लोजम, दोनों को जोड़ने वाला। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ब्रेन से पीछे मोटी नस निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड। हाइपोथैलेमस आगे वाले दिमाग का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट? मैंने कहा था ना, सोचने का काम कौन करता है? सोचना, याददाश्त बनाना, याददाश्त स्टोर करना, सारे काम किसके हैं? फोरब्रेन के, फोरब्रेन के। अब फोरब्रेन इसमें ऑप्शन है क्या? कहां है? फोरब्रेन नहीं है तो अपन कैसे करेंगे? सेरेब्रम, ये लो सेरेब्रम, क्योंकि फोरब्रेन का हिस्सा कौन सा है? सेरेब्रम, और सेरेब्रम ही तो मेन है सोचने वाला। अभी तो पढ़ाया था सेरेब्रम का काम होता है इंटेलिजेंट बनाना, आपको थॉट्स विचार आते हैं, ये सोचने वाला दिमाग है, थॉट्स वाला भी दिमाग है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, मनुष्य
में तापमान किसके द्वारा कंट्रोल होता है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? किसको हम तापमापी कहते हैं? किसको हम थर्मोरेगुलेटरी ताप नियंत्रक कहते हैं? तो कल पढ़ा था हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के आंतरिक तापमान पर नियंत्रण बनाए रखता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेटरी या थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन पे कौन कंट्रोल करता है? अब तुम बताओ रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? सांस लेने पर आपका कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है मैम। इसका मतलब सांस लेने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो बेटा ये एक इनवॉलंटरी रिएक्शन होगी, ये एक अनैच्छिक क्रिया होगी, और अनैच्छिक क्रिया पर कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। हाइपोथैलेमस कौन कर रहा है? गुस्सा नहीं दिला तुम लोग? इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद भी तुम हाइपोथैलेमस टिक कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? अगला क्वेश्चन, खांसने और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करके रखता है? बेटा इनवॉलंटरी रिएक्शन जब भी आती हैं तो कौन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी रिएक्शंस को? मेडुला। हो सकता है मेडुला का फुल फॉर्म ना लिखा हो, सिर्फ मेडुला लिखा है, तो भी तो सही है ना? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सेरेबेलम इज रिलेटेड टू अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम क्या काम कर रहा था? बॉडी बैलेंसिंग का, स्पीकिंग पावर का, है ना? तो क्या लिखोगे बेटा? अब लिखोगे क्या? देखो मेमोरी कौन करता है? मेमोरी तो उसका सेरेब्रम का काम था, सोचने का काम भी सेरेब्रम का था। इनवॉलंटरी रिएक्शंस कौन करता है? मेडुला। अब देखो डी ऑप्शन, मसल्स ट्विचिंग एंड कंट्रोल, मसल्स मूवमेंट, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, किसका पढ़ाया था मैंने? किसका काम होता है बेटा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सेरेबेलम का काम होता है। देख लेना सेरेबेलम पे दूसरी लाइन ये लिख रखी है मैंने, ट्विचिंग का मतलब यहाँ पे ये तो ये तो एग्जांपल देके समझाया था मैंने, है ना? जी मैम। आ जाओ अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रिसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। मैंने कहा था जब भी बॉडी बैलेंस और बॉडी पोस्चर की बात आएगी आपका आंसर क्या सही होगा? सेरेबेलम। और ज्यादा शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्यों? क्योंकि ज्यादा शराब पीने से सेरेबेलम पे प्रभाव पड़ता है, कुछ समय के लिए डीएक्टिव हो जाता है ये, है ना? जी मैम। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पॉन्स इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कौन से हिस्से? पॉन्स किसका पार्ट है? तो ब्रेन का पार्ट है, सिंपल सी बात है। पॉन्स वेरोलाई एक ब्रिज की तरह काम करता है, मैंने ये भी पढ़ाया है। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सामूहिक रूप से ब्रेन स्टेम कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, दिमाग की पूंछ। दिमाग की पूंछ कौन कौन बनाता है? मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन। ऑप्शन देख लो, मेडुला, ऑब्लंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर दिमाग की पूंछ बनाते हैं। उदयवीर खुश कौशल कह रहे हैं मेरा कमेंट अवॉइड मत करो। क्या बोल रहे हो बेटा तुम? बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। पता लग रहा है ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? अरे हाँ बताओ। चलो 15वां क्वेश्चन देखें। हाँ जी मैम, 15 नंबर का क्वेश्चन। आई पुल्ड माय हैंड बैक फ्रॉम द वायर, व्हिच ऑर्गन इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्शन। मैंने अपने हाथ को आग से, ये वायर नहीं, अच्छा फायर, फायर लिखा मैंने, वायर पढ़ लिया। आग की लपटों में हाथ गया तो ऐसा थोड़ी आग की लपटों में और अंदर डालोगे, खींचोगे ना? तो खींचोगे तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है, एक प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, और प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। इसका आंसर क्या होगा? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए ना? आग की लपटों से हाथ पीछे हट जाना, गर्म पानी की बाल्टी से हाथ पीछे हट जाना, कोई इंसान आपको यहाँ पे स्विच होता है तो हाथ का ऑटोमेटिक पीछे चला जाना, है ना? इसी को बोलते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी सेल किससे बना हुआ है? तो न्यूरॉन से बना हुआ है, और इसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मुझे भी पढ़ाना है, पढ़ाया नहीं है अभी, पढ़ाना है, मैंने पढ़ाया नहीं है। ऐसा होता है न्यूरॉन, अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? तो न्यूरॉन को अभी छोड़ दो, इसके क्वेश्चंस मैं भी हटा देती हूं, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे। अभी ये क्वेश्चन बताओ आप, हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? टोटल नर्व्स में हमने पढ़ाई थी 41 जोड़ी होते हैं, ये पढ़ाई थी क्या मैंने? 41 होती है कि 43 जोड़ी होती है? पहले मुझे फटाक से बताओ, 41 जोड़ी होती है कि 43 जोड़ी होती है टोटल नर्व्स हैं? मैंने कहा था दो तरीके की नर्व्स होती है, एक होती है स्पाइनल नर्व्स, एक होती है क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स की संख्या 31 जोड़ी होती है और क्रैनियल नर्व्स की संख्या 12 जोड़ी होती है, तो टोटल कितनी होगी? 43 पेयर्स हो गई। पागलपन क्या होता है बेटा? काय को तुम्हें जानना है पागलपन क्या होता है? मैं जूलॉजी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? जूलॉजी तो चल रहा है अजीत, कौन सी दुनिया में हो? ये जूलॉजी चल रहा है बेटा। जू का मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ना, तो हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के बेटा। ये जूलॉजी चल रहा है, नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो ये आज की क्लास के इतने क्वेश्चंस हैं, बस अब मुझे जाना होगा बेटा, बहुत लंबी क्लास हो गई है आज की। अब हम अगली क्लास में सिर्फ न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उससे बनने वाले 10-12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटे का होगा, खत्म हो जाएगा। अब तो मुझे ये बताओ ईमानदारी से, समझ में आ रहा है ना पढ़ाया होगा? मैंने क्वेश्चंस भी बता दिया ना, ऐसे आते हैं। और डिटेल में प्रैक्टिस करनी है तो बेटा आप मेरे YouTube चैनल से कर लो, वहां पर भी तो पढ़ाती हूँ मैं, वहां पे प्रैक्टिस तो करवा रही हूँ मैं। अब मुझे ये बताओ ईमानदारी से, ऐसा तो नहीं लग रहा है पैसा खराब हो गया, बर्बाद हो गया बैच में? हाँ ऐसा तो नहीं बेटा, मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी, आपको मैं यकीन से बता देती हूँ। मेरा डॉक्टर ने, हाँ कल मैं न्यूरॉन की एक वीडियो डलवा दूंगी आपके बैच में, पढ़ लेना, कोई ऐसा डाउट आएगा नहीं। मुझे डॉक्टर ने सच में ईमानदारी से बताऊं, मुझे डॉक्टर ने बोला था 1 सप्ताह का रेस्ट करो, लेकिन मैंने एक भी दिन रेस्ट नहीं करा, एक भी सिंगल डे। मंडे से लेकर आज हम कहाँ खड़े हैं? आज शुक्रवार है क्या? हाँ इसमें खड़े हैं। अभी मैं 2 दिन रेस्ट करूंगी बेटा, इसका कारण यह है कि ताकि मैं अगले वीक अच्छे से पढ़ा पाऊं। मेरा बहुत मन था कि मैं इस वीकेंड पे भी क्लास लूं, देखती हूँ सही लगा तो लूंगी, अदरवाइज तो बेटा क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं, है ना? ठीक है? अब मुझे बताओ आपका पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बैच में? ऐसा तो नहीं लग रहा है हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमारे 100 रुपए, हमारे 200 रुपए, हमारे 300 रुपए, 400 रुपए बर्बाद हो गए, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? पीएनजी नहीं देती हूँ मैं अजय बघेल। बेटा न्यूरॉन पढ़ाएंगे ना आपको, रुक जाओ बेटा, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर रेस्ट नहीं करा अगले सप्ताह फिर छुट्टी मारनी पड़ जाएगी। काय को अगले सप्ताह में छुट्टी लूंगी, अभी से रेस्ट थोड़ा 2 दिन रुकूंगी बेटा। अभी तो वैसे भी आपका एग्जाम 15-20 दिन आगे खिसकेगा, तो और ज्यादा टाइम मिल गया मुझे ना, है ना? और ज्यादा टाइम मिल गया मुझे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, 100% सब सही चल रहा है, 100 गुना मिल रहा है मैम। मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारा एक एक पैसा, एक एक चवन्नी अठन्नी को भी हम आपको महसूस करवा देंगे कि आपने सही जगह दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम फ्यूचरफुल कोचिंग है बेटा। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। नहीं न्यूरॉन अगर वीडियो में तो लाइव पढ़ा दूंगी, क्या प्रॉब्लम है बेटा?